दोनों बताए। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रीएम्बल से कि क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, इस प्रीएम्बल अमेंडेबल। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका पहले हम पॉज करेंगे वीडियो, इसका आंसर लिखेंगे कमेंट में। So hello everyone, I hope you all are doing good. So the topic that we are going to discuss today is preamble. You all must have heard about the preamble. What is preamble? Okay, so preamble जो है, it is a part of our constitution. ठीक है, we cannot say it is a part of our constitution, that I will tell you later. But preamble is the first page of our preamble of our constitution, sir. So preamble क्यों है, इसको क्यों लाया गया, क्यों पहला पेज क्यों है, और उसमें क्या क्या लिखा है? क्योंकि यूपीएससी में हर साल की लगभग प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, इसीलिए प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि प्रीएम्बल टफ लगता है, उनको कंफ्यूजन लगता है, ये इतने सारे वर्ड्स हैं, ये उनको समझ में नहीं आते हैं। सो आज हम ऐसा प्रीएम्बल पढ़ेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्रीएम्बल सबको याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल में क्या लिखा है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में याद होना चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रीएम्बल इंग्लिश में याद होना चाहिए। जब आपको प्रीएम्बल याद होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको रिकॉल करना, उसको समझना, तो आपका कंफ्यूजन वैसे ही दूर हो जाएगा। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ऐसे आपको ये याद होना चाहिए, आपको दोबारा गूगल पे खोलना ना पड़े कि प्रीएम्बल में क्या लिखा है। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीएम्बल को क्या कहा था, मतलब क्या होता है कि आप कोई बुक पढ़ते हैं जब, तो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसको कहते हैं प्रीफेस। प्रीफेस में क्या लिखा होता है कि बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, बुक में क्या होने वाला है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रीएम्बल भी हमारा एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस समझ लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, सो प्रीएम्बल को एनए पालखीवाला, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ही इज अ लॉयर, he was a lawyer, actually he is no more now, एनए पालखीवाला, ये बहुत ही फेमस लॉयर है। और फेमस लॉयर क्यों थे ये, बिकॉज जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, ही वाज द लीड काउंसिल इन दैट केस। इन्होंने क्या बताया था प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल इज अ आईडी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज प्रीएम्बल? आईडी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आईडी कार्ड क्या होता है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उसमें आपका एम्प्लॉय कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, वो आप दिखाते हैं, बेसिक डिटेल्स आपकी होती है, जिससे समझ में आता है कि आप क्या काम करते हैं, क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है, इसे देखिए हम आइडिया लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है। ओके, ये आप समझिए। और जो प्रीएम्बल है दैट वाज टेकन बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? Objective resolution was actually given by Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, on 13 December 1946. Objective resolution कब दिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें बेसिकली उन्होंने ये चीजें बताई थी कि वो इंडिया को कैसा देखते हैं इन फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कुछ रेजोल्यूशंस हम लोग आज लेते हैं कि इंडिया को फ्यूचर में वो हम ऐसा देखना चाहते हैं। So that is why उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 में दिया था, उसी से ये प्रीएम्बल लिया गया है हमारा। ओके, ये आपको क्लियर हो गया ये प्रीएम्बल कहाँ से आता है, कहाँ से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इसको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दैट इट इज अ आईडी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का? एनए पालकी वाला। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो सबसे पहली चीज है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीएम्बल में दिया हुआ है, जो पहली लाइन है प्रीएम्बल की, कौन सी पहली लाइन है, यही लिख देता हूं, वी
द पीपल। अब वी द पीपल कौन लोग हैं? वी द पीपल सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम लोग हैं, जो पूरे देश की हमारी जनता है, वो है वी द पीपल। सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां से आती है? वो आती है हम लोगों से। The source of authority comes from the citizens of India. Okay? So this is clear now. कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है, अथॉरिटी की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वो हम लोग हैं, हम जनता है पूरी। We the people are the source of authority for this constitution. जो सेकंड चीज है, जो सेकंड वर्ड है, sovereign। हम लोग क्या चाहते हैं? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, कि मतलब हम अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। हम लोग जो है, we the people of India, जो हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, हम लोग जो है, वो हमारे देश को कैसा देखना चाहते हैं? हम अपने देश को देखना चाहते हैं सबसे पहला सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब होता है? लेट अस अंडरस्टैंड सॉवरेन। सॉवरेन जो टर्म है, इसका मतलब होता है फ्री। अब फ्री कैसे हैं हम? 1947 से पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर राज करती थी, तो क्या होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में पार्लियामेंट उनका बैठा है, हाउस बैठा है, वो रूल्स बना रहा है हमारे लिए, इंडिया के लिए, और वो रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है? और अब क्या होता है? अब हम फ्री कंट्री, कोई भी हम पर रूल नहीं करता है। इंडिया कैन डू व्हाटएवर इंडिया वांट्स टू डू। There is no source of authority from the outside. Source of authority is the people of India. Okay, source of authority are the people of India. What they want, that will happen. So we are a sovereign country now. There is no authority from the outside world. Okay, so I hope sovereign आप लोगों को समझ में आ गया है। जो second word है, हमारे preamble में लिखा हुआ है after sovereign, it is basically हम अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने देश को सॉवरेन, फ्री देखना चाहते हैं, कोई भी और अथॉरिटी हमको गवर्न ना करे। सेकंड जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होगा? आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है? कैपिटलिज्म में क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर हावी होता है, जो सारा काम जो चल रहा है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ठीक है? और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इज ओनली लुकिंग फॉर प्रॉफिट। उनको जो लोगों का जो उद्धार है वो नहीं करना है, कल्याण के लिए वो नहीं जाते हैं लोगों के लिए, वो अपने प्रॉफिट के लिए जाते हैं। ठीक है? वो कैपिटलिज्म होता है। बट सोशलिज्म में क्या होता है? सोशलिज्म में गवर्नमेंट रूल करती है, गवर्नमेंट सब होगा, जैसे इंडियन रेलवेज हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, जो भी है सब गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन हमारा सोशलिज्म चाइना और रशिया में भी है, बट हमारा सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना एंड रशिया सोशलिज्म। राइट? सो हमारा सोशलिज्म क्या है? हमारा सोशलिस्ट कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी ये होता है कि कुछ प्राइवेट भी रहेगा, कुछ पब्लिक भी रहेगा। ठीक है? जैसे हम देखते हैं प्राइवेट में हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजली हमको अडानी जी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी रेलवे सब भी गवर्नमेंट है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जब हम बैलेंस बना के चलते हैं कि प्राइवेट भी ज्यादा हैवी ना हो और हावी ना हो लोगों पर बेसिकली, क्योंकि अगर वो ज्यादा हावी हो जाएंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, वो उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उनका जो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको उनमें इक्वालिटी बनी रहे, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। इसीलिए गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। ये होता है सोशलिस्ट। जो थर्ड टर्म है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। जो थर्ड टर्म आता है वो आता है सेक्युलर। बहुत डिबेट चलती है इस पर, इंडिया में सेक्युलरिज्म है आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गई है।
सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलरिज्म भी जो वेस्ट वेस्ट वर्ल्ड का है, वेस्ट साइड वर्ल्ड का, यूरोप का और देशों का, वो इंडियन सेक्युलरिज्म से अलग है। ठीक है, इंडियन एक सेक्युलरिज्म क्या होता है वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। पहले वेस्ट का समझ लेते हैं। वेस्ट में साफ बोल रखा है, वेस्ट में कि चर्च और स्टेट, चर्च एंड स्टेट, ये दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। ये एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। स्टेट से हमारा क्या मतलब है? गवर्नमेंट से। चर्च से क्या मतलब? हमारा रिलीजन से। जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, वो रिलीजियस एक्टिविटीज चर्च की वो लोग अलग रखते हैं, स्टेट की अलग रखते हैं। चर्च गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करता, गवर्नमेंट रिलीजन में, चर्च में इंटरफेयर नहीं करती। ये होता है वेस्ट का सेक्युलरिज्म, राइट। अब इंडिया का सेक्युलरिज्म समझते हैं। इंडिया का सेक्युलरिज्म समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। इंडिया के सेक्युलरिज्म में ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट और स्टेट बेसिकली और चर्च रिलीजन अलग है, अलग होता है। इंडिया के सेक्युलरिज्म में हमने ये बोल रखा है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में बहुत बहुत डाइवर्स नेशन है हमारा, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज भी हैं। तो इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन गवर्नमेंट हर एक रिलीजन से इक्विडिस्टेंट अपनी दूरी बनाकर रखेगी। ठीक है, सबसे इक्वल रहेगी। ये हमारा हिंदुइज्म हो गया, ये इस्लाम हो गया, बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, जो भी जितने भी रिलीजन्स हैं सबसे इक्वल दूरी बनाकर चलेगी। किसी के ज्यादा क्लोज नहीं आएगी, किसी से ज्यादा दूर नहीं, किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ये है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां रिलीजन में इंटरफेयर करेगी। बिकॉज हमारे रिलीजन्स में पहले के जमाने में तो बहुत सारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो नहीं होनी चाहिए, तो उनमें हमें इंटरफेयर गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। इसका मैं जो आपको बताता सबसे एक बढ़िया एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा वो है ट्रिपल तलाक। इस्लाम में तलाक 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 बोल दिया एक आदमी ने और तलाक हो जाता था। अब ये कितना ही पिछड़ा हुआ सा एक हमारा रीति रिवाज है, ऐसे हर रिलीजन में है। सती प्रथा चलती थी हमारी, ठीक है। तो ये सब जो है इनको हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। तो ये है हमारे देश का सेक्युलरिज्म। ओके, सो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, एक बार प्रीएम्बल पर फिर से नजर डालते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ गए आप हम अपने देश को कैसा चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में आप लोगों ने सुना होगा फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हम लोग अपना जो गवर्नमेंट है उसको खुद चुनते हैं। बट कैसा है हमारी जो डेमोक्रेसी, कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। we have indirect democracy or we can also say representative democracy. इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, क्या हम लोगों ने, मैं अपना बता देता हूँ, आई एम फ्रॉम पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। तो क्या हम लोग डायरेक्टली जाके मोदी जी के लिए वोट करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम लोग किसको वोट करेंगे? जो हमारे पर्टिकुलर सिटी में जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा हम उसके लिए वोट करेंगे। अब वो पार्टी अलग हो सकती है, अब किसी भी तरीके से, लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट चूज नहीं करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं लोकसभा में और वो लोग फिर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हमारा होम मिनिस्टर कौन होगा। ठीक है, इसीलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अब हम आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक देखिए बहुत ही इजी। अभी तक जो भी आपने पढ़ा सब आपको
मेरे हिसाब से तो इजी ही लगा हुआ, कुछ ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही इजी टर्म्स है ये सब। नेक्स्ट कम्स रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब है हमारा कोई भी एक हेड वैसा नहीं होगा, लाइक जैसा ब्रिटेन में होता है एक ही फैमिली का लिनिएज का हेड ही रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो भी होगा इलेक्टेड होगा फ्रॉम द पीपल, सबको मौका मिलता है। कोई भी ऐसा नहीं है एक ही परिवार का चला आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म नहीं चलता है। कोई भी हेड जो है वो इंडिया में, इंडिया का सिटीजन है, अगर वो एलिजिबल, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर वो उसमें आता है तो वो इलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये होता है रिपब्लिक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रीएम्बल में क्या दिया हुआ है। ये समझ में आ गया, ये हमको नेचर समझ में आ गया, हम अपना देश कैसा चाहते हैं देखना। उसके बाद ये सारी चीजें हम जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको क्या क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए जस्टिस। जस्टिस किस प्रकार की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या होगा? सोशल जस्टिस में हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत होता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये हम नहीं करेंगे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा उसका रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। ये होता है सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? अब इकोनॉमिक जस्टिस में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सबकी इनकम सेम कर दें, वो बहुत ही मतलब काइंड ऑफ इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उस पर नहीं जाएंगे। तो इकोनॉमिक जस्टिस फिर क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस ये होता है जो वेल्थ है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। क्योंकि क्या होता है कि वेल्थ का जो किसी चंद लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ इकट्ठी हो गई है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास वेल्थ नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी है, तो इसको हम कम कर सकें, जो इनकम की इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस कर सकें, ये है इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद आती है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस में ये होता है कि आपको मतलब पॉलिटिक्स में जैसे आपके पास, मैं एक आदमी हूँ, कोई औरत है, सबको बराबर का वोट है, आप 18 साल से ऊपर के हैं, आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, सारी जस्टिस आपको मिलेगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जस्टिस, समझ लिया। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, एक टर्म उसमें एक लाइन लिखी हुई है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। लिख देता हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। इसका क्या मतलब होता है कि हम पर कोई भी कुछ भी रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकता हम पर, हम जो मर्जी वो करें। लिबर्टी ऑफ थॉट, कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, वो तो हम किसी और एक्सप्रेशन कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, हमारा बिलीफ कोई भी हो सकता है, ये आप जान लीजिए। मैं हिंदू हूँ, मैं चाहूँ इस्लाम को फॉलो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहूँ, मेरी मर्जी। ये होता है बिलीफ। फिर फेथ, किसी में भी फेथ रख सकता हूँ, मैं चाहे एक पेड़ है पीपल का, उसमें फेथ रखूंगा, दैट इज माय चॉइस। वर्शिप, मैं किसी सांप को वर्शिप करूं, दैट इज माय चॉइस। दिस इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मन कर रहा है कुछ एक्सप्रेस करने का, मैं तो चाटा मार के एक्सप्रेस करूंगा, नहीं। तो ये जो लाइन है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स जो लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है, ये बच्चे पढ़ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सब ये टिक करके आते हैं और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। ये नहीं करना है, रिस्ट्रेंट्स हैं। ये नहीं है कि आप किसी को चाटा मार के एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, ये गलत है। ओके, लिबर्टी आपको समझ में आ गया। उसके बाद इक्वालिटी। अब इक्वालिटी, टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी इसमें गिवन है। फर्स्ट इज ऑफ स्टेटस, सेकंड इज ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मैंने आपको अभी जस्टिस में भी बताया, सोशल जस्टिस में, कि स्टेटस की जो इक्वालिटी है वो सबको मिले। ऐसा ना हो कोई अमीर है कोई गरीब है, उसकी वजह से उसमें इक्वालिटी नहीं है।
ये नहीं होना चाहिए कि मंदिर है कोई अमीर बाप का कोई बेटा है, वो जा रहा है, उसे मंदिर में इजीली एंट्री मिल रही है, कोई गरीब है उसे पूछ भी नहीं रहा है, अरे तुम पीछे हटो, ये अलाउड नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। आजकल होता है, करने वाले लोग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी में कि सबको एक बराबर मौका तो मिले कंपीट करने का किसी चीज में। जब जैसे रिजर्वेशन भी है, वो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो जिन ऐसी कास्ट को जो अभी तक भी प्रताड़ित होती आ रही है, ठीक है, तो उनको प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट हम आएंगे फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी क्या है? दिस इज अ इमोटिव टर्म। दिस वाज बेसिकली रिटन इन द प्रेम्बल, जिससे भाईचारे को हम प्रमोट कर सके, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे एथनिसिटी, इतने सारे रिलीजन, इतने सारी कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनमें कुछ दिक्कत ना आए, तो फ्रेटर्निटी इसमें डाला गया है ताकि भाईचारा बना रहे। ओके, सो ये आई होप मतलब बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आया भी होगा। सबसे पहली चीज, सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड, नेचर क्या रहेगा, हम कैसा अपना देश देखना चाहते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद थर्ड चीज, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हम अपने सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें। अब इसमें भी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें देखिए लिखा है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इसमें जो दो टर्म है, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट और सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये पहले नहीं थे प्रियम्बल में। ये कब ऐड किए गए, कौन से तीन टर्म्स जो हैं, सोशलिस्ट, उसके बाद हमारा आएगा सेक्युलर, फिर हमारा आएगा इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीन टर्म कब ऐड किए गए, ये सब लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर कौन सा था, 1976। ये सब लोग याद रखेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तीन वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर है। अब जो नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल की, वो देखेंगे। ये देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये सारी चीजों के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी डेट ऑफ एडॉप्शन। ये प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब लिया गया, सो 26 नवंबर 1949। बस यही चीजें, इतना ही था प्रेम, इतनी सी चीजें आपको, बस वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला। अगर आपको ये पूरा प्रेमल खुद से याद है तो ये रिकॉल करने में, पढ़ने में बहुत ही इजी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी याद आ जाएगा। नेचर क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हम अपने देश को क्या, अपने सिटीजन्स को क्या क्या देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कौन से दिन अडॉप्ट हुआ था, डेट क्या थी, 26 नवंबर 1949। हो गया आपका पेपर। अब इससे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। और जो और भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इसके कुछ इससे रिलेटेड केसेस हैं, उन्हीं से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला केस जो हुआ था, बेरूवरी केस।
फर्स्ट बेरूवरी केस। बेरूवरी केस इसका कब हुआ था? ये 1960 में। इसमें क्या बताया गया था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या बताया था कि प्रीएम्बल एक चाबी है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनके दिमाग की चाबी है कि वो हमारा देश आगे कैसा देखना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, अब फ्यूचर में हमारा देश कैसा देखना चाहते हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया बेरूवरी केस 1960 में कि इट प्रीएम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो दूसरी चीज उन्होंने बताई, क्या बताया उन्होंने कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज ही है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1960 में दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको क्लियर हो गया फर्स्ट केस। सेकंड तरफ सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है वो अभी तो डिस्कस नहीं करूंगा, अभी सिर्फ मैं प्रीएम्बल का जो भी पार्ट है वो डिस्कस करूंगा, कभी वो डिस्कस करेंगे। दैट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, दिस वाज इन 1973। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले का जो उन्होंने डिसीजन दिया था, पहले का जो जजमेंट दिया था दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उन्होंने ओवरटर्न कर दिया था और बोला था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, ये हो गया केशवानंद भारती केस। प्रीएम्बल हमारे उसका हिस्सा तो है, ठीक है, ये उन्होंने केशवानंद भारती केस में बताया। तो अब क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं प्रीएम्बल को जजमेंट्स में? अब जैसे और आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 15 है, वो दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में, तो हम किसी कोई मतलब कोर्ट जा सकते हैं ना उस आर्टिकल को लेके कि मेरे साथ ये रॉन्ग हो रहा है और ये आर्टिकल में लिखा हुआ है ये नहीं होगा। तो क्या प्रीएम्बल में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको लेकर हम क्या कोर्ट में जा सकते हैं? इसके लिए एक और केस था LIC ऑफ इंडिया केस। ये जितने भी केसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये हुआ था 1995 में। कब हुआ था ये? 1995 में। अब इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम जजमेंट दिया कि प्रीएम्बल, यस, प्रीएम्बल इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट हम उसका अलग से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कुछ और, जैसे कि मान लीजिए कोई डीपीएसपी वैसे नहीं होता है, कोई और जैसे फंडामेंटल राइट्स ले लीजिए, उसमें कोई अगर हम मान लीजिए उसका लेके गए हैं हम कोर्ट के पास, तो प्रीएम्बल से उसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीएम्बल से हम नहीं कर सकते कि हम प्रीएम्बल में कुछ लिखा है उसको लेकर कोर्ट पहुंच जाए, तो ये नहीं कर सकते। तो ये किसमें बताया था? LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 में। केसेस लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। ये आपको समझ में आ गया? अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीएम्बल से। क्या क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहले इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो डेफिनेटली ये हमने पढ़ लिया है, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें बताया? केशवानंद भारती केस में बताया, और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 उसमें बताया, दोनों बताया। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रीएम्बल से कि क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? इज प्रीएम्बल अमेंडेबल? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका पहले आप पॉज करेंगे वीडियो, इसका आंसर लिखेंगे कमेंट में। अब आप लोग खुद ही सोचिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है
प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। तो आंसर आपको खुद ही मिल गया, यस प्रियम्बल इज अमेंडेबल। ओके, और भी इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये प्रियम्बल आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसको बार-बार अपने आप से रिवाइज करते रहिए। क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, रिपब्लिक, ये सब चीजें, जस्टिस है, लिबर्टी है, किसकी है, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, डेट क्या है, खुद से याद करते रहिए, तो आपको ये सब एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आई विल रिप्लाई टू ऑल एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, वी विल सी यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।